गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आधुनिक भारत इतिहास जो 12th क्लास का है उसका आज टॉपिक जो उसका आधा पाठ हम लोग कर लिए थे, आधा बाकी रह गया है। टॉपिक का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। उसका हम लोग आज उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आप लोग बढ़िया से देखिए, आशा है आप लोग का पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। उपनिवेशवाद और देहात का जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे आज, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ये जो है इसका कौन सा वीडियो बन रहा है? ये वीडियो बन रहा है पार्ट 2। ये वीडियो कौन सा बन रहा है? ये वीडियो पार्ट 2 बन रहा है उपनिवेशवाद और देहात टॉपिक का। ठीक है, आइए हम लोग पिछले क्लास में कुछ हम लोग देखते हैं जो अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले जो बंगाल का जो एरिया था वो क्या किया गया, उसको उपनिवेशवाद बनाया गया, मतलब उसको अपने अंडर में लिया गया। और 3 तरह के क्या किया गया है, मुख्य रूप से व्यवस्था लगाया गया। जो एक था अस्थाई व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, इसको हम लोग कहते हैं इस्तिमरारी बंदोबस्त। उसके बाद महलवारी बंदोबस्त और रैयतवारी बंदोबस्त। ये 3 बंदोबस्त के बारे में हम अच्छे से जानना है। ठीक है, हम लोग इस्तिमरारी बंदोबस्त को पिछले क्लास में अच्छे से कर लिए थे, जिसमें सूर्यास्त कानून वगैरह आया था और वर्तमान में एक नीलामी की जो घटना हुई थी उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे 5वीं रिपोर्ट भी हम लोगों ने कल देखा था। 5वीं रिपोर्ट जो अंग्रेजी संसद में, इंग्लैंड के संसद में काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था, बहस हुआ था, इसका काफ़ी आलोचना किया गया था, है ना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था के बारे में चलिए हम लोग अच्छे से क्या करते हैं, देखते हैं, एक टॉपिक को समझते चलते हैं। एग्जामिनेशन भी उसे काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है। हम लोग का टॉपिक है कौन सा? रैयतवारी व्यवस्था है। देखिए, रैयतवारी जो व्यवस्था है ना, ये जो डेट है नई, इस डेट को लिखिए, क्या लिखिए? 1801। क्या लिखिए? 1800, सॉरी 1800, हाँ ठीक है, 1801 ईस्वी में रैयतवारी व्यवस्था। ठीक है, 1801 ईस्वी में क्या करना है, रैयतवारी व्यवस्था के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा है, मालवारी व्यवस्था भी है, रैयतवारी व्यवस्था भी है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 1792 जो यहाँ दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, 1792 नहीं, इसको 1792 नहीं, इसको करिए, आपका गलत है डाटा। इसको लिखिए कौन सा, 1812 ईस्वी, 1812 ईस्वी लिखिए। रैयतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था 1801 ईस्वी किया गया। ठीक है, इसको 1812 ईस्वी करके पढ़िए। देखिए, और रैयतवारी व्यवस्था कहाँ कहाँ पे लागू हुआ था, क्या था, इसका नियम कानून कौन थे, कौन लागू किए थे, टॉपिक आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। आपको अच्छे से इसके बारे में क्या करना है, जानना है, चीज़ों को समझना है। आइए हम लोग एक एक करके चीज़ों को क्या करते हैं, समझते हैं, है ना। देखिए, ये जो रैयतवारी व्यवस्था है इसको कहाँ, मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या किया गया, लागू किया गया, मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। और ये सबसे पहले कहाँ पर पूछा जाएगा, तो कहेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। और इसको शुरू करने से क्या हुआ, पूरे मद्रास में जो 1820वीं शताब्दी है, और कौन लागू किया था इसका, कैप्टन मुनरो लागू किया था। कौन लागू किया था? कैप्टन मुनरो, रीड एंड मुनरो का आया था फरमान, वो जो आए थे वो लागू किए। और इसके अंतर्गत कंपनी और रैयत के बीच में एक ऐसा संबंध था, सीधा संबंध था। रैयत कहने का मतलब जमीन का मालिक, जो वैसे किसान जो जमीन जिनके अंडर में दिया गया था वो, और जो कंपनी था उसके बीच में बिल्कुल, इसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। डायरेक्ट वो किसान को जमीन दिया, उससे टैक्स होगा, डायरेक्ट वो क्या करेगा, कंपनी को देगा। ठीक है, इसके बीच में कोई भी बिचौलिया की भूमिका नहीं थी, कोई भी बिचौलिया नहीं था। कैप्टन रीड एंड मुनरो जो था उसके द्वारा प्रत्येक किसान को भूमि का स्वामी माना गया। कहा कि जो भी किसान है वो क्या है, अपने भूमि का, जो भूमि दिया गया है उसके क्या है, मालिक है। और क्या करना है, आपको कंपनी को समय समय पर राजस्व सीधे किसको देना है, कंपनी के देना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। कौन सी कंपनी को देना है? ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। और उसने अपने अधिकार से नहीं किया जा सकता कि जमीन का जो अधिकार है आपको, जो जिसको दिया गया, जमीन का जो स्वामी बनाया गया, उसको अधिकार से क्या किया जाता है, वंचित नहीं किया जा सकता। जबकि हम लोगों ने देखा था इस्तिमरारी बंदोबस्त में क्या था, वहां पर जमीन का मालिक वो स्वयं जो किसान थे वो नहीं थे। ठीक है, और क्या ये हो गया, उसके बाद यह व्यवस्था अवधि समाप्त होने पर लगान का निर्धारण फिर से होता था कि कितना दिन के लिए जमीन दिया गया है, ये निर्धारित हो गया, उसका टैक्स देना है। और टैक्स देने के बाद जैसे ही वो समय पूरा होगा, अस्थाई बंदोबस्त में बिल्कुल फिक्स था, लेकिन इससे फिक्स नहीं था, जैसे ही टेन्योर पूरा होगा उसके बाद फिर से निर्धारण किया जाएगा
देखते हुए कि फिर से टैक्स किसको, मतलब किस जमीन का कितना टैक्स देना है, कितना बढ़ाना है, ठीक है। और ये सब जो टैक्स था व्यवहारिक रूप से, वो राजस्व था, वो आकलन के आधार, अनुमान के रूप में किया गया था। किस रूप में किया गया था? अनुमान के रूप में, मतलब प्रॉपर तरीके से जमीन का जो सर्वे है वो रैयतवारी व्यवस्था में नहीं किया गया था, एक आकलन अनुमान के इस पे किया गया था, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आगे। उस पर क्या है कि फिर जो हम लोग नेक्स्ट आ गया है ना, कि कभी कभी क्या होता है, किसान ये 1820 ईस्वी में क्या है, उन क्षेत्रों में लागू किया गया जहां कोई भूमि सर्वेक्षण नहीं हुआ था। देखिए 1820 ईस्वी, जैसे पहले भूमि का सर्वेक्षण पूरी तरीके से नहीं होता, कितना उपजाऊ भूमि है, क्या है, कितना एरिया है, आगे चल के पढ़ेंगे फ्रांसिस बुकनन के बारे में, जो भूमि का सर्वेक्षण करके बताते हैं कि कैसा कहाँ उपजाऊ है, और सीमांकन वगैरह भी किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या किया, भूमि का सर्वेक्षण उस समय नहीं हो गया था, और व्यवस्था 30 वर्ष तक चली। कितने वर्ष तक चली? 30 वर्ष तक चली, जिसमें 1820 ईस्वी में, जैसे ये लागू होता है कब, 1812 ईस्वी में लागू होता है। और उसके बाद क्या हुआ, उन क्षेत्रों में भी लागू किया गया जहाँ भू सर्वेक्षण जहाँ जहाँ नहीं हुआ था, उन क्षेत्रों में भी क्या किया गया, रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया गया, ठीक है। रैयतों की इच्छा अनुसार खेत न देकर कंपनी ने का अधिकारी उन्हें अपने खेतों में काम करवाने लगे, और भूमि का कर भी क्या कर दिया गया, धीरे धीरे बढ़ा दिया, जिससे किसान का जब टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, किसान की स्थिति फिर से कमजोर होने लगेगी। जितना उनको फसल से इनकम होता था, उससे उतना टैक्स भरपाई और उनका जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो अपनी भूमि को क्या किए, पैसा जो टैक्स देना है, अब टैक्स देने के लिए साहूकार के पास क्या करने लगे, वो जमीन को गिरवी रखने लगे। साहूकार के पास जमीन को क्या करने लगे, गिरवी रखने लगे। गिरवी रख करके कर्ज लेते थे, और कर्ज लेकर के क्या होते थे, वो टैक्स को पे करते थे। इस तरीके से किसान क्या होने लगे, ऋणग्रस्तता के जाल में फंस जाते थे, और किसान कर नहीं दे पाता था, तो क्या हुआ, वो जमीन किससे छीना जाता था, वो जमीन साहूकार में चला जाता था, वो साहूकार का जमीन हो जाता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रैयतवारी व्यवस्था का जो मद्रास में जो लागू किया गया, मद्रास में इसका क्या प्रभाव, इसके क्या प्रभाव, ठीक है। रैयतवारी व्यवस्था का मद्रास में प्रभाव देखिए, यह व्यवस्था किसानों के लिए क्या कैसा सिद्ध हुई, हानिकारक सिद्ध हुई। अर्थव्यवस्था में क्या होगी, गिरावट होगी, इकोनॉमिकल कंडीशन किसान का क्या हो, जर्जर स्थिति पे पहुंच गया, और किसान गरीब होने लगे, ऋणग्रस्त हो गए, कर्ज में डूब गए, है ना। और इस व्यवस्था के कारण मद्रास में लगभग कहा जाता है कि 1,80,00,000 एकड़ जमीन जो है गया, पड़ती रह गया। 1,80,00,000 लगभग जमीन जो है, इतना एकड़ जमीन क्या होने लगा, पड़ती रह गया। और इस पड़ती रहने के कारण क्या होगा, बहुत सारा रेवेन्यू नहीं कलेक्शन होगा, कंपनी को भी इसका क्या पड़ेगा, बुरा असर पड़ना शुरू हो गया। इस व्यवस्था के कारण कृषि की स्थिति में क्या होगी, काफी गिरावट आ गई, काफी गिरावट आ गई। मतलब रैयतवारी व्यवस्था से भी क्या हुए, किसान को के अंडर में इतना न रखा गया, इतना न टैक्स उसके ऊपर लागू किया गया, ये भी व्यवस्था सही से लागू नहीं हुआ, और व्यवस्था सार्थक नहीं हुआ। फिर एक आता है माल रैयतवारी व्यवस्था के लिए जो मुंबई में का जो रैयतवारी बंदोबस्त है, आइए उसके बारे में देखते हैं। मुंबई का रैयतवारी बंदोबस्त वो क्या था, वो समझते हैं। अब 1819 से लेकर 1827 तक मुंबई के गवर्नर जो था एल्फिस्टन था, एल्फिस्टन का गवर्नर, एल्फिस्टन वहाँ पे गवर्नर था। तो 3 तरह के थे ना, एक बंगाल का गवर्नर, एक मुंबई का गवर्नर, एक था कौन सा, मद्रास का गवर्नर, ठीक है। 3 तरह से शासन हुआ कर रहा था, जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में, जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अब एल्फिस्टन जो है 1818 ईस्वी में पेशवा के राज्यों को अपने अधीन कर लिया, कि जो भी पेशवा थे, एक प्रधानमंत्री का पोस्ट के तौर पर होता है, उसको भी आगे हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में टॉपिक, हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी कृषि और उपनिवेशवाद और देहात के टॉपिक को देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग चीज, वो क्या किया, पेशवा को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया, अपने अधीन कर लिया। इसको तो काम ही था डरो मारो सबका जो, और अपना अंग्रेजी हुकूमत जमाओ, और अंग्रेजी का जो भी एरिया था उसको क्या करना, कैप्चर करना, बढ़ाना, ताकि बढ़िया से हम राजनीति हस्तक्षेप कर सके, यही तो मकसद था। उसके बाद क्या किया, जो पेशवा का जब क्या किया, उसका राज्य अपने अधीन कर लिया, तो वहां पर क्या किया, रैयतवारी बंदोबस्त लागू कर दिया। अब रैयतवारी बंदोबस्त लागू करने से क्या हुआ कि वहां देखिए 1824 से लेकर 28 तक पिंगल नामक अधिकारी ने भूमि का सर्वे किया। कौन सा नाम का अधिकारी सर्वे किया, पिंगल नाम का अधिकारी। रैयतवारी व्यवस्था मुंबई का सर्वे करने वाले अधिकारी का क्या नाम था, पिंगल नाम था, पिंगल। उन्होंने निश्चित किया कि भूमि का उपज कितना है, 55% है। भूमि का उपज कितना परसेंट है, 55% है, 55% है, क्योंकि यहाँ सर्वेक्षण गलत होने के कारण उपज का आकलन ठीक नहीं बैठा, और ये सर्वेक्षण जो हो गया क्या साबित हो गया, गलत साबित हो गया, कि वहां पर उतना उपज होता नहीं था, ठीक है।
भूमि का कर निश्चित हो गया, भूमि का कर तो निश्चित कर दिया 55% के हिसाब से, जिससे बहुत सारे किसान क्या हो गए, तो भूमि को जोतना बंद कर दिए और क्या किए, जिससे काफी सारा जमीन क्या हो गया, बंजर हो गया। काफी सारा जमीन क्या हो गया, बंजर हो गया। खेतों को बिल्कुल प्रति छोड़ देते हैं काफी लंबे समय तक, तो वो क्या होता है, उसका उपजाऊ क्षमता कम जाता है और बंजर हो जाता है। ये हम लोग मुंबई में क्या देखे थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था देखे थे, और मद्रास का भी रैयतवाड़ी व्यवस्था देखे थे। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा, महलवारी व्यवस्था। महलवारी व्यवस्था जो है हुआ था। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ग्लोबल स्टडीज जो प्लेटफॉर्म है, आप लोग को ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म जो हमारा मोटो है, एकेडमी टू जॉब, हम आपके साथ तब जुड़े हुए हैं जब तक आपको क्या हो, जॉब ना हो जाए, तब तक आप हमारे साथ जुड़िए। हम लोग गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे। और अभी जो है ट्वेल्थ बोर्ड का बिल्कुल फ्री बैच स्टार्ट है। ट्वेल्थ बोर्ड का जो बैच है वो क्या है, बिल्कुल फ्री है 8 सेक्शन के लिए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब ग्लोबल स्टडीज लाइव है, इस पर आप आएंगे, इस पर आइए, इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको बेल आइकन दबाने से क्या होगा, सारा के सारा वीडियो आपको प्रॉपर मिलता जाएगा। 10th और 12th बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जा रहा है। आप लोग क्या करिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, और प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे जब, तो आपको सारा के सारा वीडियोज़ क्या मिलेंगे, सारा के सारा वीडियो जो वहाँ पर अच्छे से मिलेगा, आप उस वीडियो को देखिए। 10th का हर एक सब्जेक्ट वाइज किया गया है, अलग कैटेगराइज किया गया है, और 12th का भी कैटेगराइज किया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, महलवारी व्यवस्था के बारे में जो देख रहे थे उसके बारे में देखते हैं। महलवारी व्यवस्था जो है वो सन के अनुसार 1820, ये किसके द्वारा, 1801 ईस्वी में लॉर्ड ब्लेजरी के द्वारा उत्तर प्रदेश में मध्य प्रांत में लागू किया गया, मतलब मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सा में जो लागू किया गया। इस कर व्यवस्था के अनुसार जमींदार को क्या किया गया था, निश्चित राजस्व देना पड़ता था, फिक्स जो टैक्स है, फिक्स टैक्स वो देना पड़ता था, और जो शेष अपने पास रख, जैसे कुछ जमीन के लिए क्या हुआ कि फिक्स टैक्स देगा, कुछ जमीन का क्या हो गया, जो अपने पास वो क्या करते थे, वो रख लेते थे। महलवारी जो व्यवस्था था उसमें जो 2 टर्म मिलकर बना हुआ है, जो महाल नाम है, महाल मतलब कि जो गांव का जो प्रतिनिधि करते थे, उस एरिया के जो प्रतिनिधि करते थे वो हो गए, या जमींदार हो गए जिनके पास क्या थी, जिनके पास अधिक भूमि थी, जिनके पास क्या थी, अधिक भूमि थी, उनको महाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, महाल कहा जाता था। महाल वही व्यवस्था है, महलवारी बंदोबस्त व्यवस्था है। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व रकम जमा करने का जो काम है कौन करता था, मुकद्दम प्रधान करता था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि महलवारी व्यवस्था में जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, वो पैसा कलेक्शन कौन करता था, तो मुकद्दम प्रधान करता था, मुकद्दम प्रधान करता था। और किसी बड़े रैयत को दिया जाता था, या जो क्या होता था, मुकद्दम प्रधान क्या होता था, बहुत बड़ा क्या होता था, रैयत वाला था, मैंने बहुत बड़ा जमीन का मालिक हुआ करता था, जो बहुत बड़ा किसान हुआ करता था, जो सरकार को राजस्व एकत्रित करके संपूर्ण भूमि का कर को क्या करता था, पूरे जमीन का जो टैक्स है उसको क्या करता था, वो जाके अंग्रेजी हुकूमत को प्रदान कर देता था। ठीक है, महलवारी व्यवस्था का प्रभाव क्या था वो देखिए, महलवारी व्यवस्था का क्या प्रभाव हुआ वो देखिए। महलवारी व्यवस्था में, इस व्यवस्था के कारण ग्रामीण जमींदारों की स्थिति में क्या आ गई, गिरावट आ गई, है ना। इस कंपनी द्वारा राजस्व के जाल में धीरे धीरे किसान क्या होने लगे, फंसने लगे, और इनका जो परिणाम क्या होता है कि कंपनी द्वारा उनकी जो भूमि क्या कर ली गई, छीन ली गई। कंपनी द्वारा क्या कर ली, भूमि जो जमीन था उसको क्या किया गया, छीन लिया गया। और राजस्व का रकम पूरा न करने के कारण जमींदार और किसान क्या हो गए, जमींदार और किसान इतने गरीब हो गए कि उनको मजदूर बनने की स्थिति में, क्या बनने की स्थिति में आ गए, मजदूर बनने का, कहने का मतलब कि जो दूसरे जमींदार जो बड़े वाले थे उनके यहाँ जा करके वो काम करने लगे, उनके यहाँ कृषि का वो सब चीज़ों को देखने लगे। गरीबी, अकाल और मंदी के समय किसान जो जमींदार थे उनको बहुत सारा क्या आ गया, गिरावट आ गया। और आगे चल के यही क्या होता है, एक कारण ये भी बनता है 1857, जिसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसके विद्रोह का एक कारण ये भी था, एक कारण ये भी था। ठीक है, अब जो विद्रोह का स्वरूप है धीरे धीरे क्या हुआ, ये पकड़ लेता है, किसके चलते, महलवारी व्यवस्था के चलते। क्योंकि सब तरफ से अंग्रेज जो है ना अत्याचार करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, तो लोग क्या हो गए थे, बिल्कुल नाखुश होते चले जा रहे थे, बिल्कुल नाखुश होते चले जा रहे थे, जी हमारे साथ ये अंग्रेज है दुष्प्रभाव कर रहा है, और ये इसका काम ही है कि हमको क्या करना, शोषण करने का काम है। धीरे धीरे लोग समझना शुरू कर दिए थे। आइए अब हम लोग देखते हैं, एक टॉपिक आता है इसी में, पहाड़ी लोग के, जो राजमहल पहाड़ी से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये पहाड़ी लोग कहाँ से आए थे, ये राजमहल का जो क्षेत्र है, राजमहल का जो क्षेत्र है उसके बारे में हम देखेंगे, राजमहल का क्षेत्र। ठीक है, पहाड़ी लोग राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे। राजमहल की पहाड़ियाँ वर्तमान में कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है, वर्तमान में पश्चिम बंगाल है के अंदर मौजूद है। और बुकानन, बुकानन था फ्रांस का रहने वाला, फ्रांसिस बुकानन, फ्रांसिस बुकानन
के अनुसार यह पहाड़िया अभेद्य प्रतीत होता था, मतलब इसको हराया नहीं जा सकता था। यहाँ यात्री भी वहाँ जाने से क्या करते थे, डरते थे। मतलब ऐसा था कि वहाँ पर लोग जाने से क्या करते थे, पहाड़ी लोगों के पास जाने से, तो राजमहल के आसपास के एरिया में रहते थे, जो पश्चिम बंगाल में भी पड़ता है, वो क्या हो, लोग डरते थे उसके आसपास जाने से। ठीक है, अन्य लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा था, शत्रुतापूर्ण, मतलब शत्रुतापूर्ण कहने का मतलब गुस्सैल प्रवृत्ति के लोग थे, दुश्मनी टाइप से बिहेव करते थे जो भी उनके पास जाता था। ठीक है, अब उनका जो जीवन कैसा था वो देखेंगे, जीवन प्रति। तो जंगल से उपज पर निर्भर थे, कि जंगल से जो भी उपजता था जंगल में रहता था। और कृषि कैसा खेती करते थे, झूम खेती किया करते थे। पहाड़ी लोग का खेती कैसा था, झूम खेती किया करते थे। पहाड़ी लोग खाने के लिए क्या करते थे, जंगल से महुआ के फूल और रेशम उपजाते थे। और लाल काठ, कोयला, कोयला बनाने के लिए क्या करते थे, ये लकड़ी को इकट्ठा करके कोयला बनाने का काम करते थे। जैसे मतलब कहने का है कि जंगल से जितना भी फुल्ली क्या थे, जंगल में, वन में ही क्या थे, उसे पर डिपेंडेंट करके अपना जीवन यापन को जीवन यापन किया करते थे। पेड़ों के नीचे छोटे छोटे पौधों पर वो क्या करते थे, पशुओं का जो पेड़ के नीचे जो छोटे छोटे पौधे थे, घास फूस, इस टाइप से वो पशु का चारागाह के रूप में प्रयोग करते थे। और आइए देखते हैं और ये आवा काल के समय क्या करते थे, वो शिकार किया करते थे। क्या करते थे, समय पर हमला किया करते थे और लोगों को शांति स्थापित करने के लिए खिराज दिया करते थे, खिराज दिया करते थे। वो कि शांति स्थापना, एक तरह का टैक्स देते थे शांति स्थापना के लिए। ठीक है, ये खिराज एक तरह का क्या है, एक तरह का टैक्स हुआ करता था उस समय, जो पहाड़ी लोगों का था। भूमि को साफ करके झाड़ियों में आग लगाकर क्या करते थे, उसके राख को खाद बनाकर ये खेतों में उपयोग करते थे, खेतों में उपयोग करते थे खाद के रूप में। कैसे, इस भूमि में आग लगाए, पेड़ पौधा जल गया, वो खाद जो राख है वो किसका काम आ गया, भूमि को उपजाऊ बनाने में काम आ गया। जैसे जैसे जंगल धीरे धीरे क्या हुए कि ये जंगल में आग लगा लगा के खेत बाड़ी करते, धीरे धीरे क्या हुआ, एक समय आया कि जंगल क्या हो गया, कमना शुरू हो गया। कमना शुरू होते क्या हुआ, इनका जो जितना एरिया में जो विस्तार रूप से फैले हुए थे, वो भी इनका दायरा क्या होगा, सिमटना शुरू हो गया। ठीक है, और पहाड़ी लोग के जो है ना, पहाड़ी क्षेत्र के जो नीचे आके एक संथाल जनजाति नाम आएगा भी, वो संथाल जनजाति आगे क्या हो गया, बसने लगे। और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में लड़ाई भी हुआ। फिर 1856 का भी हम लोग आगे बात को देखते हैं। ठीक है, अब कृषि और भूमि को तो वृद्धि होती गई, वैसे वैसे इनका जो जीवन क्या हो गया, मुश्किल हो गया, क्योंकि इनको रहने के लिए जो जंगल है वो एरिया धीरे धीरे क्या हो गया, कमना शुरू हो गया। ठीक है, इनके जीवन पद्धति क्या होने लगी, धीरे धीरे नष्ट होने लगी, जीवन पद्धति क्या होने लगी, नष्ट होने लगी। और खाने की फसलें दाल ज्वार बाजरा लेते थे, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए प्रति भूमि के रूप में कुछ समय खाली छोड़ दिया करते थे, कि कुछ दिन होते ना ऐसे हम लोग परेशान से, बिल्कुल जमीन को फ्री खाली छोड़ दीजिएगा, भर दी तो बंजर हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए अगर आप फ्री छोड़ते हैं जमीन को, तो वो क्या होता है, उसका क्षमता थोड़ा अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इन पहाड़ियों लोगों से जो राजमहल एरिया है उसमें मुलाकात होता है संथाल का, संथाल का आगमन होता है, संथाल का 18वीं सदी के दशक में पहाड़ियों लोगों का, जो पहाड़ी लोगों के समक्ष नई समस्या, ऐसा समस्या, नई समस्या उभर कर आई, जो संथालों का आगमन था। अब इनके बीच में कहा गए, संथाल आ गए, पहाड़ी के नीचे वाले क्षेत्र में संथाल अगर क्या हो गए, बस गए। ये संथाल जमीन को जोत कर चावल और कपास उगाते थे और जंगल को काटकर इमारती लकड़ी निकालते थे। और ये संथाल राजमहल के निचले क्षेत्रों में रहते थे। ऊपर के हिस्सों में कौन थे, पहाड़ी लोग थे, नीचे के क्षेत्र में कौन थे, संथाल थे। ठीक है, ये हो गया। इसलिए क्षेत्र में रहने वाले जो पहाड़ी लोगों को और पीछे हटना पड़ा। अब ये दोनों में बार बार जमीनी विवादी या दोनों में शत्रुता टाइप का स्थिति रहता था, तो दोनों में लड़ाई के चलते क्या हुआ कि और ज़्यादा काफ़ी सिमट करके पहाड़ी लोग को रहना पड़ा। और संथाल लोग क्या हुए, धीरे धीरे अपना फैलाव करना शुरू कर दिए। और दोनों क्या थे, संथाल भी और जो ये पहाड़ी थे, वो दोनों क्या थे, जनजाति थे, शेड्यूल ट्राइब थे, शेड्यूल ट्राइब थे। दोनों झूम खेती किया करते थे। लेकिन इन फर्क कितना था, क्या फर्क था कि एक फावड़ा से, जो एक कुदाल से खेती किया करते थे, कुदाल का प्रयोग कौन करते थे, पहाड़ी लोग किया करते थे, और संथाल लोग हल का प्रयोग किया करते थे। और संथाल एवं पहाड़ी लोग के बीच में काफी दिनों तक क्या होता रहा, संघर्ष होता रहा, लड़ाई झगड़ा ये सब भी होता रहा। उनके एरिया में, पहाड़ी लोग के एरिया में संथाल लोग भी बस गए थे आके, इस चलते भी होता था, जमीनी विवाद होता था। जंगल पर जो उपज, जंगल से जो जीव का उपार्जन का जो सामग्री था, उसके चलते भी होता था। एक सीमांकन एक आदमी का बढ़ता जा रहा था, संथाल वाले लोग बढ़ा रहे थे, इसके चलते भी होता था। तो अलग अलग तरीके से इनके बीच में क्या होता रहा, संघर्ष होता रहा। अब संथालों की बसावट कैसी थी वो देखिए।
है ना। सर्वप्रथम कंपनी अधिकारी को ध्यान संथालों की ओर गया। किसकी ओर गया? संथाल की ओर गया, जो पहाड़ी के नीचे क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने राजमहल की पहाड़ियों को जंगल साफ करने के लिए आमंत्रित कहा कि राजमहल के जितने भी जो पहाड़ी का जो जंगल है उसको क्या करो, साफ करो। और किसको आमंत्रण दिया गया? संथालों को आमंत्रण दिया गया। ठीक है, क्योंकि यह संथाल अस्थायी कृषि किया करते थे तथा हल भी चलाते थे। क्या करते थे? हल भी चलाते थे, मतलब उपज क्षमता क्या होता था, बढ़िया बनाते थे ये। कंपनी द्वारा 1832 ईस्वी में राजमहल की पहाड़ियों के निचले भाग में बसने के लिए क्या किया गया? इनको आमंत्रण किया जाता है। क्या किया जाता है? इनको बड़ा सा क्षेत्र दिया जाता है, जिसको क्या कहा गया? इसको कहा गया दामिन एको। दामिन एको, दामिन एको, दामिन एको जो दे दिया गया। दामिन एको क्या था? कंपनी के द्वारा संथाल के लोगों को एक बड़ा सा भूभाग दे दिया गया, जिसका नाम क्या था? दामिन एको। तो दामिन एको किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? ये संथाल से रिलेटेड है, जो कंपनी के द्वारा दिया गया क्या था? जमीन था। यह जगह को संथालों का भूमि घोषित कर दिया कि यह जगह जो दामिन एको था, कहने का मतलब क्या था कि ये किसका भूमि है? संथालों की भूमि को क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया। और इसका जो सीमा है उसको सीमांकित कर दिया गया कि कहाँ से कहाँ जो एरिया है वो संथाल का है, जो दामिन एको का एरिया है। ठीक है, अब इसी बीच में होता है क्या चीज? संथाल विद्रोह के पाठ को हम लोग देखेंगे। संथाल विद्रोह, जब सरकारी अधिकारी जमींदारों व्यापारियों पर अत्याचार तथा शोषण किया करते थे, जिसके विरोध में संथालों ने एक विद्रोह को आरंभ किया। अब देखिए, अब संथाल क्या हुआ कि जो अंग्रेज तो इनको दामी ने को दे दिया, संथालों का भूमि का घोषणा कर दिया। तो जब जमींदार और अधिकारी के बीच में जब लड़ाई होता था तो अंग्रेज के पक्ष से क्या होते थे? संथाल अंग्रेज का थोड़ा बहुत समर्थन करने लगे। ठीक है, संथाल विद्रोह की संज्ञा, इसी को क्या किया गया? संथाल विद्रोह का क्या किया गया? संज्ञा दिया गया था। संथाल विद्रोह यही है। अब यह विद्रोह 1855 से 1856, कौन सा? 1855 से 1856, 1857 में तो पहला क्रांति होगा में प्रारंभ हुआ, जिनका नेतृत्व कौन किए? सिद्धू और कान्हू किए। सिद्धू और कान्हू किए। ठीक है, सिद्धू और कान्हू ने किया। इस विद्रोह के अंतर्गत सरकारों ने जमींदारों के समायोजन के लिए घर को क्या किया? लूटा। खदानों को क्या किया? इनसे छीन लिया। और सरकारी अधिकारियों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए मारपीट करके उनका क्या करना शुरू कर दिया? दमन करना शुरू कर दिया। संथाल लोग को भी क्या किया? दमन करना शुरू कर दिया। इधर किसान लोग परेशान थे ही, और ये जो संथाल में जो दो लोग आए, जो सिद्धू और कान्हू थे, ये इनका अग्रणी भूमिका रहा अंग्रेजों से लड़ाई करने। ठीक है, संथालों ने सिद्धू और कान्हू को ईश्वर को भेजे हुए दूत के रूप में माना। क्या माना? ईश्वर के भेजे हुए दूत को माना, सिद्धू और कान्हू को। उन्हें विश्वास था कि यह इनके शोषण से क्या करें? मुक्ति दिलाएंगे। संथाल अस्त्र शस्त्र, तीर कमान, भाला, कुल्हाड़ी आदि लेकर एकत्रित हुए और अंग्रेजों तथा जमींदारों को धमकी के साथ 3 मांग प्रस्तुत किए। क्या किए? 3 मांग प्रस्तुत किए। जब अंग्रेजी अधिकारी और जमींदार से जब इनका विरोध हुआ, उसके बीच में सिद्धू और कान्हू इनका क्या किए? काफी ज्यादा हेल्प किए। हेल्प करने से क्या हुआ? ये 3 मांग को रखे और पूरे अस्त्र के साथ लड़ने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। ठीक है, 3 मांग कि भाई क्या करिए? पहला मांग क्या था? पहला कि उनका शोषण बंद किया जाए। दूसरा क्या था? उनका जमीन वापस किया जाए, दामिने को जो है उसको वापस किया जाए। और तीसरा क्या है? उनको स्वतंत्र जीवन जीने दिया जाए, उन पर किसी तरह का कोई रूल रेगुलेशन वगैरह नहीं लगा दिया जाए। वो जो जनजाति है जिस तरीके से जिंदगी जीना पसंद करते हैं वैसे वो जिए। ठीक है, ये 3 तरीके का वो क्या किए? मांग किए। कंपनी द्वारा इन चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया। कंपनी इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण संथालों ने जमींदारों साहूकारों के विरोध में सशस्त्र विद्रोह करना आरंभ कर दिया। क्योंकि जमींदार और साहूकार थे जो कंपनी को क्या करते थे? हेल्प करते थे, मदद करते थे। तो क्या किया? जमींदार और साहूकार के अगेंस्ट में ये खड़े हो गए, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में पूरे संथाल, और ये विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये विद्रोह खत्म कैसे हुआ? विद्रोह को दमन कैसे किया गया? जब संथाल विद्रोह काफी तीव्र गति से फैला, तब इसके विरोध में निम्न वर्ग के गैर संथालियों ने संथाल के साथ मिलकर इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतलब संथाली जो लोग थे उनको भी क्या किया? निम्न वर्ग के लोग भी क्या करें? हेल्प करने लगे संथाल को। परंतु ठीक इसके विपरीत कंपनी के पास आधुनिक हथियार थे। अब जहाँ इनके पास कुल्हाड़ी वगैरह थी, मतलब मैनुअल कह लीजिए, अस्त्र था, उसके हिसाब से कंपनी के पास कैसा था? आधुनिक हथियार थे, बंदूकें वगैरह ये सब थी, बम के गोले थे। उन्होंने इस विद्रोह को क्या कर दिया गया? तुरंत क्या किया? दबा दिया। इसके पश्चात संथाल को संतुष्ट करने के लिए अंग्रेज अधिकारी कुछ विशेष कानून लागू कर दिया। कुछ विशेष कानून लागू करके इस विद्रोह को क्या कर दिया? रोक दिया गया। संथाल परगना को पुनः निर्माण कराया, जिसके अंतर्गत 5500 वर्ग मील का क्या था? क्षेत्र था, जिसमें भागलपुर और बीरभूम जिला का हिस्सा था। अभी जो भागलपुर और बीरभूम जिला जो है, बीरभूम जिला कहाँ पर गया?
झारखंड में पड़ गया, वो जिलों को क्या किया, 5500 मील का हिस्सा संथाल को फिर से क्या किया गया, दिया गया, फिर से है ना, वो दिया गया उसको। ठीक है, अब आते हम लोग पढ़ते हैं फ्रांसिस बुकानन के बारे में। फ्रांसिस बुकानन इन सब चीज़ों के बारे में जो बताए थे, जो लिखे थे, ये क्या थे वो देखिए। जो भारतीय विवरण में जितने भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, उनमें महत्वपूर्ण योगदान किसका आता है, फ्रांसिस बुकानन का। जितने भी जो साक्ष्य है ना, उसमें फ्रांसिस बुकानन है, जो उस समय 1794 से 1815 के बारे में क्या करते हैं, जानकारी देते। कहाँ से कहाँ तक जानकारी देते, 1794 से लेकर के 1815 ईस्वी के बीच का जानकारी देते हैं। फ्रांसिस बुकानन न तो इतिहासकार था और न ही सेवा अधिकारी, फिर भी उसके विवरण इतिहास के अच्छे स्रोत हैं। मतलब ये ना कोई सेवा अधिकारी था अंग्रेजों का, न ही कोई क्या था, इतिहासकार था। ये एक अच्छा चिकित्सक थे, ये एक डॉक्टर थे, एक डॉक्टर क्या थे, डॉक्टर थे। और कुछ समय तक वो वेलेस्ली का सल चिकित्सक बनकर रहा। कुछ समय तक वो, वेलेस्ली एक देश है, वेलेस्ली का क्या कहें, वो सल चिकित्सक मतलब होता है ना कि सर्जन बन के वो रहे। ठीक है, उसने कोलकाता में एक चिड़ियाघर स्थापित किया। क्या किया, कोलकाता में चिड़ियाघर स्थापित किया था, जो बाद में अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अभी भी कोलकाता का बहुत फेमस चिड़ियाघर है अलीपुर चिड़ियाघर। और कुछ समय के लिए वो क्या किया, वनस्पति विज्ञान का प्रभारी भी रहा। किसका, वनस्पति विज्ञान, मतलब पेड़ पौधे के बारे में जो होता है ना, जो लोग पढ़ते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं, वो उसको कहते हैं कौन सा, जो वनस्पति विज्ञान, उसी के अंतर्गत आता है, पेड़ पौधा के लिए। ठीक है, जंतु विज्ञान हो गया, जीव जंतु के। बाद में बंगाल सरकार के निवेदन पर, कौन निवेदन किया, बंगाल सरकार, जहाँ पे सबसे पहले था, जिस एरिया को अंग्रेजों के अंडर में लिया गया था, निवेदन पर कंपनी के क्षेत्राधिकारी वाली भूमि का क्या किया, ये सर्वे किया। ये कंपनी के अंदर जितना भी जो क्षेत्र है उसको क्या करना है, सर्वे का काम किसको दिया गया, फ्रांसिस बुकानन को दिया गया। ठीक है, 1805 में वह अस्वस्थ हो गया, किसी वजह से तबीयत खराब हो गया और वापस कहाँ लौट गया, ब्रिटेन वापस लौट गया। फ्रांसिस बुकानन अपनी माँ की मृत्यु के बाद उनके संपत्ति के वारिस बने और उन्होंने अपनी माँ के वंश का नाम हैमिल्टन को अपना लिया और फ्रांसिस बुकानन को बुकानन हैमिल्टन लगा। मम्मी के नाम उनका जो था ना, माँ के वंश का नाम क्या था, हैमिल्टन था। तो बाद में क्या हुआ, यही नाम इनके फ्रांसिस बुकानन के नाम में जुड़ गया टाइटल के रूप में, और बुकानन हैमिल्टन के नाम से फ्रांसिस बुकानन को जाने जाना लगा। ठीक है, होता एक दक्कन दंगा। दक्कन दंगा कब का है, दक्कन दंगा के बारे में देखेंगे, है ना, दक्कन दंगा के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कौन सा, दक्कन दंगा। 12 मई 1875 ईस्वी को पुणे जिले के सूपा नामक गांव में यह आंदोलन हुआ। क्या हुआ, यह आंदोलन शुरू हुआ। इस विद्रोह में सूपा गांव के रैयत ने मिलकर साहूकारों को, ये 1857 लिखिए, 1800 क्या करिए, 57 लिखिए, 57, 75 नहीं, ठीक है, के विरोध में अपना आक्रोश व्यक्त किया और किसानों द्वारा साहूकारों को लेखा खाता जला दिया गया। इसमें सब क्या किया, किसान के द्वारा जितना जो लेखा खाता था, जमीन का विवरणी था, उसको क्या कर दिया, जला दिया गया, ताकि टैक्स उसका जो भी हिसाब किताब वो क्या हो जाए, ध्वस्त हो जाए, खत्म हो जाए। और उनके घर में क्या कर दिया गया, आग लगा दिया जाए। और अनाज की दुकानें को क्या कर लिया गया, लूट लिया गया। ये दक्कन दंगा के बारे में। दक्कन दंगा आयोग जो है, दक्कन दंगा आयोग, दक्कन दंगा आयोग देखिए, दक्कन दंगा आयोग का जो गठन हुआ वो कब हुआ, 1875 ईस्वी, 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग जो दंगा हुआ उसको बारे में क्लियर बताने के लिए एक आयोग को, कमीशन को घोषणा किया गया। और यह विद्रोह 1857 के विद्रोह की जैसा थी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी द्वारा मुंबई से सरकार पर मामले की जांच कराने के दबाव में डाला गया कि भाई मुंबई की जो सरकार है उस पर क्या किया जाए, जांच पड़ताल किया जाए कि आखिर ये दंगा हुआ किस लिए था। और मुंबई सरकार ने जांच के लिए क्या किया, 1875 ईस्वी में दक्कन में हुए विद्रोह की जांच के लिए क्या किया गया, एक आयोग को गठित किया गया, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, दक्कन दंगा आयोग के नाम से जानते हैं। जांच के बाद तैयारी की गई, रिपोर्ट को 1875 में पार्लियामेंट भेजी गई। इस रिपोर्ट में रैयतों पर अत्याचार तथा उनमें असंतोष, रैयत वर्ग तथा ऋणदाताओं के बयान, भू राजस्व की कीमत, जो भू राजस्व का काफी ज्यादा कीमत था वो, जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट, और जो नियम कानून थे वो, और रैयतों का जो याचिकाओं का जो संकलन था, जो जितने भी जो रैयत वाले जो याचिका किए हुए थे उसका क्या किया गया, इकट्ठा एक जगह दस्तावेज बना करके उसको क्या किया गया, दिल्ली के पार्लियामेंट में क्या किया गया, जो इतिहासकारों के लिए एक विद्रोह के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध कराता है।
तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, क्या टॉपिक था आज का हमारा? उपनिवेशवाद और देहात टॉपिक, उपनिवेशवाद और देहात, जिसको हमने क्या किया, कंप्लीट किया। और ये जो 12th बोर्ड है, 12th बोर्ड के लिए हम लोग बिल्कुल क्या कर रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट जो है वो फ्री में पढ़ाया जा रहा है, फ्री में, है ना, फ्री में पढ़ाया जा रहा है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है ग्लोबल स्टडीज़ लाइव, ग्लोबल स्टडीज़ GLOBALSTIESLIVE, बिना स्पेस के कंटिन्यू करके इसको क्या करना है, लिखना है। और चैनल पे क्या मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। और प्लेलिस्ट में जा करके सारा के सारा वीडियो है, सारा के सारा वीडियो है, उसको क्या करिए, अच्छे से क्या करिए, देखिए, अच्छे से उसको देखिए और देखिए, मन लगा पढ़िए। हम लोग इसके बाद क्या लेकर आएंगे, MCQ लेकर आएंगे। उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारा का सारा कराया जाएगा। बोर्ड मॉडल का एक बढ़िया से बनाया हुआ प्रैक्टिस सेट है, वो आपको कराया जाएगा। और जो भी आपको अगर कोई विशेष प्रॉब्लम होता है, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप भी हम लोग बनाए हुए जो 12th बोर्ड के लिए बहुत बेहतर काम कर रहा है। जो ये नंबर है 7050804646, इस नंबर पर आप क्या करेंगे, इस नंबर आप व्हाट्सअप कर देंगे और तब आपको क्या कर दिया जाएगा, इसमें अच्छे से जोड़ दिया जाए। थैंक यू क्लास। हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेके आगे, और MCQ और सब्जेक्टिव क्लास को लेके आते हैं। थैंक यू सो मच।